गुड आफ्टरनून बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट से। आरटीपी नवंबर 2020 मटेरियल कॉस्ट का क्वेश्चन है। ए कंपनी यूजेस 4 रॉ मटेरियल्स ए बी सी एंड डी फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर विच द फॉलोइंग डाटा अप्लाई। तो इन्होंने बच्चों आपको रॉ मटेरियल ए बी सी डी बता दिए। यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब पता है क्या है बच्चों? एक यूनिट प्रोडक्ट पर कितने केजी ए लगता है 12, 8 बी कितना लगता है 8 केजी। हमें ना वीकली प्रोडक्शन प्रोडक्ट की बता रहा है, पर हमें चाहिए होती है कंजम्पशन। तो अगर आप मुझे कहेंगे कि मिनिमम प्रोडक्शन 550 प्रोडक्ट की होनी है और मेरे से आप कहें कि रॉ मटेरियल ए की मिनिमम कंजम्पशन कितनी है, मैं कहूंगा 550 इंटू 12। सिमिलरली मैक्सिमम कंजम्पशन पूछे तो 1250 इंटू 12, क्योंकि एक यूनिट के ऊपर वो 12 केजी यूज हो रहा है। और एवरेज बच्चों कितनी यूनिट बनेगी 900। तो यहां पर अगर हम देखें तो 4 रॉ मटेरियल हैं ए बी सी डी और इन्होंने यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बता दी। रीऑर्डर क्वांटिटी जिस फॉर्मूले में जरूरत होगी अप्लाई करेंगे। प्राइस पर केजी गिवन है बच्चों, इसका कोई यूज नहीं होगा क्योंकि हमें लेवल्स कैलकुलेट करने हैं। तो ये समझो कि कॉलम हमारे लिए किसी काम का नहीं। डिलीवरी पीरियड मिनिमम एवरेज मैक्सिमम दे रखी है। रीऑर्डर लेवल गिवन है, मिनिमम लेवल गिवन है। अब बच्चों एक बार पढ़ते हैं। वीकली प्रोडक्शन वेरीज, तो इन्होंने हमें बताया कि इनकी प्रोडक्शन 550 टू 1250 यूनिट्स होती है। मतलब मिनिमम वीकली प्रोडक्शन है 550 और मैक्सिमम है बच्चों 1250। एवरेज कितनी है 900। व्हाट वुड बी द फॉलोइंग क्वांटिटी? फर्स्ट मिनिमम स्टॉक ऑफ ए। आपको ना मिनिमम स्टॉक लेवल ए का कैलकुलेट करना है बच्चों। फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल है हमारे पास, अब हमें चाहिए क्या? एवरेज कंजम्पशन। तो बच्चों एवरेज प्रोडक्शन पता है प्रोडक्ट की, और एक में वो यूज कितना होता है 12 केजी। तो एवरेज कंजम्पशन आ गई और एवरेज रीऑर्डर पीरियड ये गिवन है 3। तो बच्चों फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, तो हमारे को बच्चों लेवल्स कैलकुलेट करने हैं। आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले फॉर्मूले यूज करेंगे। तो आपने फॉर्मूला लिखना है कि कौन सा है हमारा, मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए। मिनिमम स्टॉक ऑफ ए कह लो, मिनिमम स्टॉक लेवल। बच्चों फॉर्मूला क्या होगा? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। मैं एक बार आपसे सारे लेवल्स के फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको ध्यान होने चाहिए और इसमें सब में यूज भी होने हैं। फर्स्ट होता है बच्चों हमारा रीऑर्डर लेवल। दो फॉर्मूले होते हैं, फर्स्ट मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, और सेकंड फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। उसी से ही तो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला बना हुआ है। सेकंड है मिनिमम स्टॉक लेवल, जिसको हम सेफ्टी स्टॉक लेवल भी बोलते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। जहां एवरेज वर्ड यूज किया ना, इसकी जगह आप बच्चे नॉर्मल भी यूज कर सकते हो। थर्ड होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। फॉर्मूला होता है बच्चों रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। फोर्थ होता है हमारा एवरेज स्टॉक लेवल। बच्चों दो फॉर्मूले यूज करते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड में 2, और मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी। और फिफ्थ वन है बच्चों डेंजर लेवल। फॉर्मूला होता है एवरेज कंजम्पशन इनटू रीऑर्डर पीरियड इन इमरजेंसी। तो जिस क्वेश्चन में जिस फॉर्मूले की यूज होगी हम पुट करते रहेंगे। तो अब सबसे पहले यहां अगर रीऑर्डर लेवल देखूं तो 60,000 केजी। अब बच्चों एक बार एवरेज कंजम्पशन देखो कितनी है। आप कहोगे सर एवरेज प्रोडक्शन पता है प्रोडक्ट की 900 यूनिट्स, एक में ए रॉ मटेरियल 12 केजी लगना है। तो 900 इंटू 12, 900 यूनिट्स इंटू 12 केजी, ये इसकी एवरेज कंजम्पशन हो गई वीक की। आने में बच्चों कितना टाइम लगता है? एवरेज 3 वीक्स। हर एक के अपने अपने दे रखे हैं, आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों हमने किया, ये सोल्व करके आ रहा है 27,600 केजी।
फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा है हमसे मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी। फॉर्मूला क्या होता है पहले पुट करते हैं। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल बी के केस में देखें अगर हम, तो ये हमें दे रखा है 70,000, रीऑर्डर क्वांटिटी 8,000, मिनिमम कंजम्पशन बच्चों मिनिमम प्रोडक्शन कितनी होनी है 550, और एक के अंदर लगता कितना है आप कहेंगे 8 kg, तो 550 इंटू 8 करके मिनिमम कंजम्पशन आ जाएगी। और लास्ट वन इज मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ये रहा बच्चों 5 वीक्स। एक बार पुट कर देते हैं। रीऑर्डर लेवल 70,000, रीऑर्डर क्वांटिटी 8,000, मिनिमम कंजम्पशन 550 यूनिट्स, एक में यूज होता है 8 kgb, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 5 वीक्स। तो बच्चों ये आ रहा है 56,000 kg। थर्ड नंबर पे इन्होंने पूछा है रीऑर्डर लेवल ऑफ सी। बच्चों दो फॉर्मूले होते हैं, हम कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। पहला मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, और हम इसी को प्रेफर करते हैं, लेकिन आप दूसरे से भी और लगाकर आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं मैक्सिमम कंजम्पशन देखूं तो कितनी होगी 1250 यूनिट मैक्सिमम प्रोडक्शन है। एक में सी कितने केजी लगता है 6, तो 1250 इंटू 6 करूंगा तो बच्चों 7,500 केजी, ये हो गई मैक्सिमम कंजम्पशन। और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 7 वीक्स। पुट कर देते हैं बच्चों। रीऑर्डर लेवल ऑफ सी हम लिखेंगे मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ट्वेल्व 50 यूनिट्स, एक में ये लगता है 6 kg, तो ये हो गई मैक्सिमम कंजम्पशन, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 7 वीक्स। बच्चों हमने मल्टीप्लाई किया 52,500 kg, और लगाकर आप अल्टरनेटिव वे से भी कंप्यूट कर सकते हैं, लेकिन नीड नहीं है क्योंकि एग्जाम में लिमिटेड टाइम होता है। हम जिस फॉर्मूले से कंप्यूट कर रहे हैं लिख रहे हैं वो फॉर्मूला। एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए, बच्चों दो फॉर्मूले होते हैं। पहला मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड में 2, और मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी। आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं ए के केस में देखूं तो हमने अभी मिनिमम स्टॉक लेवल कंप्यूट किया था। अब एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल कंप्यूट करके फॉर्मूले में पुट कर दूं, और दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी। आंसर तो बच्चों डिफर करता है क्योंकि फॉर्मूले अलग अलग है। अगर एक जैसा आंसर ही आएगा तो फिर तो एक ही अप्लाई करना बनता है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपके इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए पहले कंप्यूट कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है बच्चों रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल कितना है हमारा, हम कहेंगे ए का 60,000, रीऑर्डर क्वांटिटी 12,000 माइनस मिनिमम कंजम्पशन। बच्चों मिनिमम प्रोडक्शन है 550 यूनिट्स, एक में 12 kg लगता है ए, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड अगर हम कंप्यूट करें तो ये है बच्चों हमारा 2 वीक्स। मल्टीप्लाई कर दो, इसमें से लेस कर रहा हूं 58,800 kg। अभी ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल आया है, हमें कंप्यूट करना है बच्चों एवरेज स्टॉक लेवल। अब हम आगे फॉर्मूला यूज करेंगे मिनिमम स्टॉक लेवल
प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड में 2 मिनिमम स्टॉक लेवल बच्चों हमने सबसे पहले कंप्यूट किया है फर्स्ट पार्ट में 27,600 और मैक्सिमम स्टॉक लेवल 58,800 डिवाइड में 2, तो ये बच्चों कर रहे हैं सोल्व 43,200 kg। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखो, इन्होंने हमसे पूछा है रीऑर्डर लेवल ऑफ डी। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अभी हमने कंप्यूट किया था सी के केस में, तो अब हमसे इसने पूछा है डी का, रीऑर्डर लेवल ऑफ डी। हम यहां लिखेंगे मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। आप सबसे पहले ये देखो बच्चों कि मैक्सिमम प्रोडक्शन कितनी होनी है। हम कहेंगे मैक्सिमम प्रोडक्शन 1250 यूनिट्स और एक में कितना लगता है डी 6 kg। एक सेकेंड बच्चों, एक में 5 kg, एक में बच्चों 5 kg और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड डी के केस में बच्चों 3 मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया बच्चों हमारा 18,750 kg। और लास्ट वन इज बच्चों हमसे पूछा है मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ डी। अभी हमने रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट कर लिया। फॉर्मूला होता है मिनिमम स्टॉक लेवल का रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल कितना है हमारा, हम कहेंगे डी का भी कंप्यूट किया है 18,750। एवरेज कंजम्पशन बच्चों 900 यूनिट एवरेज प्रोडक्शन है, एक में ये 5 kg लगता है और एवरेज रीऑर्डर पीरियड 2 वीक्स। तो 9,000 अगर इसमें से लेस कर दूं 18,750 में से तो 9,750 kg। ये बच्चों हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। किसी को कोई पार्ट नहीं समझ आया पूछ लो, जो भी इसमें बिल्कुल आसान सा है। अभी चलेंगे आगे, कुछ क्वेश्चन हैं, एक दो क्वेश्चन जो हमने नहीं पढ़ रखे वो साथ साथ हो जाएंगे। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेबर कॉस्ट। GH Limited pays the following to a skilled worker engaged in production work. The following are the employee benefit paid to the employee. Basic salary per day 1,000. DNS allowance 20% of basic salary. HRA 16% of basic salary. Transport allowance है बच्चों 50 per day of actual work. Overtime twice the hourly rate कंसीडर्ड बेसिक प्लस डीए। तो आपका जो ओवरटाइम का होगा ना, जो बेसिक प्लस डीए का पर आवर का रेट बनेगा उसका डबल कर देंगे। ओनली इफ वर्कर मोर देन 9 आवर्स ए डे, अदरवाइज नो ओवरटाइम अलाउंस। अगर किसी वर्कर ने 9 आवर्स काम किया तो वहां कोई ओवरटाइम नहीं है, 9 आवर से ऊपर काम करेगा तभी ओवरटाइम के मिलेंगे। और ये वर्क फॉर मोर देन 9 आवर्स ए डे देन ओवरटाइम इज कंसीडर्ड आफ्टर 8th आवर। बच्चों कितना अच्छा पॉइंट है कि मान लो किसी ने 10 घंटे काम किया तो आप उसको ओवरटाइम के 2 घंटों के पैसे दोगे। ओवरटाइम 8 से ऊपर वाले को कंसीडर किया जाएगा, लेकिन अगर किसी ने 9 आवर वर्क किया तो आप उसको नॉर्मल टाइम की तरह ट्रीट करेंगे, ओवरटाइम में कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद हमें ये कहता है वर्क ऑफ हॉलीडे एंड संडे डबल ऑफ पर डे बेसिक रेट प्रोवाइडेड वर्क्स एटलीस्ट 4 आवर्स। यहां भी काफी अच्छा पॉइंट है बच्चों, जैसे पर डे अभी जो देते हैं ना उसका डबल कर देंगे बेसिक रेट का। पर डे का 1000 है 2000 रुपए, लेकिन देंगे तभी जब वो छुट्टी वाले दिन 4 घंटे कम से कम काम करेगा। हॉलीडे एंड बेसिक, द हॉलीडे एंड संडे बेसिक इज एलिजिबल फॉर ऑल अलाउंसेस एंड स्टैट्यूटरी डिडक्शन। और जो आपकी हॉलीडे और संडे की बेसिक है जो कंप्यूट होकर आएगी वो सभी अलाउंसेस के लिए जहां 20% ऑफ बेसिक लिख रखा है कंसीडर होगी। अर्न लीव एंड कैजुअल लीव
दीज आर पेड लीव। अगर बच्चों किसी ने अर्न लीव ली, कैजुअल लीव ली, तो उसकी पेड लीव है ये, उसके लिए उसकी सैलरी नहीं कटेगी। और कहता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 12% ऑफ बेसिक एंड डीए, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड 7% ऑफ बेसिक एंड डीए। कंपनी नॉर्मली वर्क्स 8 hours a day एंड 26 डे इन ए मंथ। यहां नॉर्मली कितने घंटे काम होता है? 8 घंटे, और 26 दिन एक महीने में। द कंपनी प्रोवाइड 30 मिनट लंच ब्रेक इन बिटवीन। अब ये जो 8 घंटे होते हैं ना, उसमें से आधा घंटा ब्रेक होता है लंच का, तो आप ये मानो 7.5 hours वर्क होता है। इसका यूज कब रहेगा? जब अभी हमसे रेट कैलकुलेट करवाएगा। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 2020 मिस्टर जेड वर्क फॉर 23 डेज इंक्लूडिंग 15th अगस्त एंड ए संडे। तो इसने अगस्त मंथ की अब हमें डिटेल दी है। मिस्टर जेड ने 23 दिन काम किया है, इंक्लूडिंग 15 अगस्त एंड ए संडे। इस 23 दिन में 15 अगस्त और संडे इंक्लूड है। अप्लाइड फॉर 3 days ऑफ कैजुअल लीव, और 3 दिन की कैजुअल लीव रही है इसकी। On 15th August and Sunday, he worked for 5 and 6 hours respectively without lunch break. बच्चों 4 घंटे से ऊपर काम करते ही उसने कहा था डबल का पर डे का मिलेगा। और इसके अलावा on 15th and 13th August, he worked for 10 and 9 hours respectively. ये इसके अलावा है, अगर इसके साथ होता तो उसी के साथ लिखता। ये बता रहा है कि 5 और 13 अगस्त को उसने कितने कितने घंटे काम किया? 10 और 9 घंटे। अब देखो बच्चों आगे कहता है ड्यूरिंग द मंथ मिस्टर जेड वर्क फॉर 100 आवर्स ऑन जॉब नंबर ST200, क्योंकि बाद में ना हमें इस जॉब के ऊपर लेबर कॉस्ट कहेगा, चार्ज करो। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अर्निंग पर डे। बच्चों हमें यहाँ पर अर्निंग पर डे कैलकुलेट करनी है कि क्या पड़ती है। इफेक्टिव वेज रेट पर आवर ऑफ मिस्टर जेड। ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये जेड की है। यहाँ अर्निंग पर डे कॉमन है, उसका जेड से लिंक नहीं है बच्चों। और वेजेस टू बी चार्ज टू जॉब नंबर ST200, और वेजेस इस जेड ने 100 आवर जो काम किया है, हम अभी पर आवर का रेट कंप्यूट कर लेंगे, तो आपको जॉब नंबर ST200 पे कितनी वेजेस इसकी चार्ज करनी है वो पूछा है। पहले आप नॉर्मल पे आओ बच्चों। नॉर्मली अगर हम देखें तो महीने में 26 दिन होते हैं जो वर्कर काम करता है, और 8 घंटे एक दिन में, जिसमें से आप मानकर चलो आधा घंटा लंच ब्रेक है। तो अब इनका यूज करते हुए हम यहां कंप्यूटेशन करते हैं। अर्निंग पर डे नॉर्मल कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। अगेन बता रहा हूं कि मैं मिस्टर जेड की नहीं कर रहा, वो सेकंड पार्ट का मैटर है। तो इसलिए उसने कितने घंटे काम किया जेड ने, वो हमारा मैटर नहीं है। हम तो अभी नॉर्मल 26 डे जैसे काम होता है, हर एक वर्कर की नॉर्मल अर्निंग क्या बनती है वो कंप्यूट कर रहे हैं। तो यहां हमने लिखा बच्चों क्वेश्चन सेकंड पार्ट फर्स्ट। हमने यहां बच्चों कंप्यूट करनी है अर्निंग पर डे क्या पड़ रही है, कोई भी मंथ हो। इसलिए मैं यहां पहले पर मंथ का कॉलम बना रहा हूं, और यहां लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग अर्निंग ऑफ वर्कर। एक एक चीज लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले क्या लिखा है? बेसिक सैलरी पर डे 1000, तो हमने यहां लिखी बेसिक सैलरी। अगर पर डे 1000 है, 26 डेज हैं, तो कितनी बनेगी बच्चों? 26,000। डीएनएस अलाउंस 20% ऑफ बेसिक, हमने लिख दिया बच्चों 5200। इसके बाद बच्चों इन्होंने लिख रखा है HRA 16% ऑफ बेसिक सैलरी। जो चीज भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है उसकी जेब से जा रही है, वो एम्प्लॉयर की कॉस्ट का पार्ट है और एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है, चाहे वो उसको कैश में मिले या नॉन कैश फॉर्म में। तो 16% ऑफ बेसिक सैलरी लिख देते हैं बच्चों HRA। 16% ऑफ 26,000 4160। इसके बाद बच्चों इन्होंने हमें बोला है ट्रांसपोर्ट अलाउंस 50 पर डे ऑफ एक्चुअल वर्क। जितने दिन एक्चुअल में काम हुआ है 50 रुपए पर डे, तो लिख देते हैं बच्चों ट्रांसपोर्ट अलाउंस
26 days इंटू ₹50, 1300। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है ओवर टाइम। जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है ना उसमें कोई ओवर टाइम नहीं है, वो तो जेड के केस में है। वर्क ऑफ हॉलीडे उसमें वो भी नहीं है। इसमें अर्न लीव एंड कैजुअल लीव, इसका यूज सिर्फ जेड के केस में है क्योंकि वहां 3 कैजुअल लीव हैं, पेड लीव हैं। तो आगे अगर हम देखें बच्चों तो हमें क्या कहता है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड कितना बताया है बच्चों, 12% ऑफ बेसिक एंड डीए। तो लिख देते हैं एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू, पहले नंबर पे बच्चों प्रोविडेंट फंड कितना दे रखा है हमें इन्होंने, 12% ऑफ बेसिक एंड डीए। तो हमने लिख दिया 12% ऑफ, इन दोनों का टोटल करना है बच्चों, बेसिक एंड डीए 31,200 सेम पेंशन फंड में डाल रहा है। चाहे बच्चों एम्प्लॉय को कैश मिले या नॉन कैश में हो, वो उसकी अर्निंग का पार्ट बनेगा और एम्प्लॉयर के लिए खर्चा है जो भी एम्प्लॉयर जमा करा रहा है। ये कितने परसेंट है, 7%, 31,200 का। बच्चों हमने किया 3744 और 2184। अब बच्चों हमारा काम है इसका टोटल करना। ये आपकी अर्निंग पर मंथ आ जाएगी। उसके बाद हम लिख देंगे नंबर ऑफ वर्किंग डे इन ए मंथ, वो हमें 26 दे रखे हैं नॉर्मल। अब आप बच्चों यहां कंप्यूट करो टोटल, एक बार ये कैलकुलेटर दियो बस, 4160। बच्चों टोटल आ रहा है 42588 और हम इसको डिवाइड कर देंगे 26 से ताकि हमें पर डे की कंप्यूट हो जाए। बच्चों 1638 तो लिख देंगे हम अर्निंग पर डे। अगर आप नॉर्मली 42588 वर्कर्स को पे कर रहे हैं 26 डेज के, तो पर डे की अर्निंग आ गई 1638। ये हो गया बच्चों। अब फर्स्ट पार्ट में किसी ने कुछ पूछना है पूछो कि ये चीज नहीं समझ आई सर। अब बच्चों जो सेकंड पार्ट है ना उसमें हमारे से पूछा है कि आप इफेक्टिव वेज रेट पर आवर ऑफ मिस्टर जेड कैलकुलेट करो। हमें ना दो चीजों की जरूरत है, एक तो जेड के आवर्स कंप्यूट करने, दूसरे नंबर पे बच्चों हमें जेड को जो वेजेस दी है उसका कंप्यूटेशन करना है कि टोटल वेजेस कितनी बनी है। तो हमने यहां लिखा स्टेटमेंट शोइंग वेजेस टू जेड। बच्चों ये अगस्त मंथ है, हालांकि हमें जरूरत नहीं है कहने की क्योंकि वो स्टेटमेंट का पार्ट है, हमें तो सिर्फ लिखनी है उसकी वेजेस। तो 1 बाय 1 करके कंप्यूट। अब चाहे बच्चों कैजुअल लीव हो, पेड लीव है, उसकी पेमेंट मिलती है तो 23 दिन वो बता रहा है 23 डेज, और इसके अलावा 3 दिन कैजुअल लीव के हैं, और वैसे भी जो नॉर्मल डेज है उनकी पेमेंट मिलनी है तो 26 दिन। तो हम लिखते जाएंगे बेसिक सैलरी 26 डेज ₹1000 पर डे 26,000। अब बच्चों पहले आप ये देखो कि उसने क्लियरली बोला था हमें कि वो हमें ओवर टाइम के देंगे डबल ऑफ पर डे बेसिक। एक दिन तो ऊपर इंक्लूड हो ही गया जो 15 अगस्त संडे के, क्योंकि हमने उस 26 दिन के अंदर है। उसने बोला है डबल ऑफ पर डे बेसिक रेट प्रोवाइडेड वर्क्स एटलीस्ट 4 आवर्स। और इन्होंने कितने कितने घंटे काम किया है तो एक बार देखो बच्चों, जेड ने छुट्टी वाले दिन काम किया है 15 अगस्त और संडे को 5 और 6 घंटे, 4 घंटे से ज्यादा हो गया।
तो आप उस दिन की उनको डबल रेट से देंगे। तो हम कहेंगे सिंगल से तो पर डे लिख ही दिया है, प्लस में और दे दो आप। तो यहां लिख देते हैं बच्चों, एडिशनल बेसिक सैलरी फॉर 15th अगस्त एंड संडे। ये बच्चों 1000 इंटू 2, 1000 क्यों किया, 2000 क्यों नहीं किया, 1000 ऑलरेडी यहां कर चुका हूं इस 26 में, उन 23 दिन के अंदर इंक्लूड है 15 अगस्त और संडे, तो 2000। अब इसके बाद बच्चों डीएनएस अलाउंस, जो हमारा डीए है ना वो बेसिक का 20% है, और उसने कहा था कि जब आप ये छुट्टी और संडे की बेसिक दोगे ना, ये एलिजिबल है फॉर ऑल अलाउंस एंड स्टैट्यूटरी डिडक्शन। तो इसका मतलब जब हम डीए में 20% कर रहे हैं तो इन दोनों का 20% किया होगा, और सब जगह बेसिक में ये इंक्लूड रहेगा 5600। अब एचआरए आप कहेंगे 16% ऑफ, 16% ऑफ बेसिक सैलरी, तो बच्चों 16% ऑफ 28,000। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ना जितने दिन एक्चुअल में काम किया है उसका मिलता है, जो कैजुअल डेज आपके हैं, कैजुअल लीव्स हैं, उसका नहीं मिलेगा। तो 23 डेज एक्चुअल में काम किया है, 50 पर डे। इसके अलावा बच्चों एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, वो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम। तो हमने लिखा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू, कहां कहां कॉन्ट्रीब्यूशन है, प्रोविडेंट फंड में। सेकेंड वन इज पेंशन फंड, यहां पर कितना किया है कंट्रीब्यूशन, 12%, और यहां पर 7%। ये बच्चों 28,000 और 5,600, 33,600, 33,600। बस बच्चों हमारा काम है अब ये परसेंटेज कंप्यूट करना, 4032, 2352, और ये 23 इंटू 50, 1150, और इसके अलावा बच्चों 16% ऑफ 28,000, 4480। अब बच्चों एक लास्ट चीज रह गई, पहले हम कर लेते हैं डिस्कस। इसने ना यहाँ ओवर टाइम में कहा था कि हम डबल रेट से पेमेंट करेंगे। कहता है ओवर टाइम ट्वाइस द आवरली रेट कंसीडर्ड बेसिक एंड डीए ओनली इफ वर्क्स मोर देन 9 आवर्स ए डे, अदरवाइज नो ओवर टाइम अलाउंस। तो अगर मैं यहां देखूं तो जिस दिन 9 घंटे काम किया है उसके तो कोई ओवर टाइम के नहीं बनते, लेकिन जिस दिन 10 घंटे काम किया है उसने, बीच में 5 अगस्त को उसने बच्चों 10 घंटे काम किया है, तो मैं कहूंगा ये जो 10 आवर्स है इस दिन 2 घंटे का इसको ओवर टाइम मिलेगा। अब ओवर टाइम अलाउंस कितना मिलना है वो समझना, उसने ना ऐसे लिख रखा है ट्वाइस द आवरली रेट कंसीडर्ड बेसिक एंड डीए। तो एक बार हम पहले बच्चों कर लेते हैं कि पर आवर के ये दोनों मिलाकर कितने बनते हैं। बेसिक कितना है 1000 और डीए कितना है, आप कहेंगे 20%। तो एक बार करते हैं बच्चों, नोट यही बना देता हूं, बेसिक वेज प्लस डीए पर आवर। अगर आप नॉर्मली देखें तो 1000 प्लस 200, 1200 रुपए जाते हैं 7.5 घंटों के, 7.5 आवर्स, इसलिए 8 घंटों में आधा घंटा लंच ब्रेक है। तो बच्चों 160 रुपए पर आवर इफेक्टिव बढ़ते हैं। अब उसने कितने घंटे बच्चों काम किया है, हम कहेंगे 10 घंटे, तो 2 घंटे बच्चों एक्स्ट्रा हो गए ओवर टाइम। ओवर टाइम के बच्चों आप देंगे प्रीमियम, हम कहेंगे 320 रुपए पर आवर। ओवर टाइम वेजेस लिख लो बच्चों, ओवर टाइम में ना डबल रेट से पे करना है, ओवर टाइम रेट ₹320 पर आवर। इन 2 घंटों के हमें 320 रुपए पर आवर देने हैं। 2 आवर्स क्यों, क्योंकि 8 से ऊपर 2 घंटे काम किया है, तो हमने लिख दिया ओवर टाइम वेजेस 2 आवर्स
इंटू ₹320, हमने नोट के थ्रू कंप्यूट किया है 640। बस बच्चों अब आपका काम है इसका टोटल कर लो और फिर इसको डिवाइड कर देंगे हमारे जो आवर्स आएंगे। तो हमने इसका टोटल किया, ये बच्चों टोटल आ रहा है 46254। क्वेश्चन जब किया जाता है ना बच्चों, काफी सारी अजम्पशन के साथ होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे जेट्स वेजिस फॉर अगस्त। अगस्त मंथ की उसकी ये वेजिस बनी है जो फैक्ट्री के लिए कॉस्ट है और उसके लिए अर्निंग है। अब हमें इसको पर आवर कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जेड के आवर्स कंप्यूट करने पड़ेंगे कि जेड ने टोटल कितने घंटे काम किया है। तो हम कंप्यूट करते हैं बच्चों, टोटल आवर्स ऑफ जेड। तो यहां अगर हम देखें बच्चों तो ऐसे काम किया है उसने 21 दिन 7.5 घंटे, क्योंकि लंच ब्रेक तो साथ में है। इसके अलावा बच्चों 2 दिन 10 और 9 घंटे, तो हम कहेंगे 9 आवर्स, और 10 और 9 घंटे है ना, उसमें से आधा घंटा घटा दो, 8.5 कर देता हूं, और 9.5 इसको, चलो 9.5 घंटे और 8.5 घंटे। जैसे यहां पर 7.5 से कर रहा हूं ना, वैसे ही लंच ब्रेक तो उन दिनों में हुआ है। हालांकि जो छुट्टी वाले दिन है उसमें बच्चों को कहता है 5 और 6 घंटे जो उसने काम किया ना, तो बिना लंच ब्रेक के किया है काम। तो इससे हमारे टोटल आवर्स कंप्यूट हो जाएंगे। एक बार करते हैं बच्चों, 21 दिन इंटू 7.5 प्लस 9 + 8 17 प्लस 18 प्लस में 11, तो बच्चों ये टोटल बन रहे हैं 186.5 आवर्स। अब आप कैलकुलेट कर लो कि जेड को पर आवर कितने रुपीस वेजिस जा रही हैं। उसी के बेस पर तो हम बाद में जो जॉब है ना HT200 उसके ऊपर वेजिस चार्ज कर पाएंगे। तो इफेक्टिव वेज रेट टू जेड पर आवर, तो आप कहेंगे 46254 हमने दिए हैं अगस्त मंथ में, 186.5 आवर्स काम कराकर, तो पर आवर का रेट बच्चों कंप्यूट होकर आ गया हमारा 248। अब इसके बाद आपको लेबर कॉस्ट चार्ज करनी है, तो हम यहां लिखेंगे लेबर कॉस्ट चार्ज टू जॉब नंबर HT200। तो वहां पर 100 आवर्स जेड ने काम किया है, पर आवर का रेट 248 हमें पड़ रहा है, तो 24,800 रुपए की वेजिस उस जॉब पर चार्ज कर देंगे। अब बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना ओवरहेड्स का, वो हमारे मॉड्यूल का है क्वेश्चन, उसी तरह का बिल्कुल एज इट इज दे रखा है। 3 मशीनें हैं, तो एक बार पढ़ते हैं, बिल्कुल सारी स्टेटमेंट वैसे की वैसे मिलेगी। तो हेड क्वेश्चन है बच्चों ओवरहेड मशीन आवर है। You are given the following information for of the 3 machines of a manufacturing department of X Limited। तो बच्चों इन्होंने मशीन दे रखी है, इन्होंने हमें डेप्रिसिएशन बांट कर दे दिया, स्पेयर पार्ट्स बांट कर दे दिया, कंज्यूमेबल स्टोर्स बांट कर दे दिया, पावर नहीं बांटा, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी इनडायरेक्ट ये नहीं बांटे। अभी बच्चों अगर हम यहाँ बात करें ना, तो ये हमें इंफॉर्मेशन इन्होंने दे दी, यहाँ पर एनम का खर्चा है, एस्टिमेट है। नीचे 3 खर्चे ना बच्चों मंथली बता रहा है, मंथली चार्जेस पर मंथ, क्योंकि हमारे मॉड्यूल का है तो क्वेश्चन लर्न है बच्चों की, क्या क्वेश्चन याद है पूरा। द फोरमैन एंड अटेंडेंट कंट्रोल ऑल द 3 मशीन्स एंड स्पेंड इक्वल टाइम ऑन देम। तो फोरमैन और अटेंडेंट है ना बच्चों, 3 मशीनों के ऊपर, मतलब वो तीनों मशीनों को कंट्रोल करते हैं। द फोरमैन एंड अटेंडेंट कंट्रोल ऑल द 3 मशीन स्पेंड इक्वल टाइम। तो हर एक मशीन के हिस्से में पता क्या हो जाएगा 1/3। लेकिन मंथली को पहले हम एनुअल करना नहीं भूलेंगे, इससे ऊपर तक खर्चे एनुअल के हैं। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। अब ये एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, रेशियो ऑफ किलोवाट रेटिंग पावर को बांटने में होगी, फ्लोर स्पेस रेंट जैसे खर्चे को बांटने के लिए यूज होगा, अभी करेंगे। There are 12 holidays besides Sunday in the year। संडे के अलावा कितनी और छुट्टी हैं 12। संडे बिना कहे माने जाएंगे 52।
ओ विच 2 वर ऑन सैटरडे। ये जो 12 छुट्टी है ना, इसमें से 2 सैटरडे को है। आप कहेंगे इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है ना बच्चों। ये कहेंगे कि सैटरडे में कम आवर्स काम होता है, तो सैटरडे 52 नहीं रह गए, 50 रह गए, 2 तो छुट्टी में कवर हो गए। द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वर्क्स 8 आवर्स इन ए डे, बट सैटरडे आर हाफ डे। सैटरडे में 4 घंटे काम होता है। ऑल मशीन वर्क 90% कैपेसिटी थ्रू आउट द ईयर एंड 2% इज रीजनेबल फॉर ब्रेक डाउन। अब ये सारी मशीनें 90% कैपेसिटी पे पहले काम करती हैं, और बच्चों उसके बाद 2% ब्रेक डाउन भी होता है, बंद भी पड़ती है। You are required to calculate predetermined machine hour rate for the above machine after taking into consideration the following factors। तो वहां पर भी क्वेश्चन में बच्चों ऐसे ही 3 बातें लिखी है। एन इंक्रीज ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ स्पेयर पार्ट्स, an increase of 25% in consumption of spare part of machinery B and C only, and 20% general increase in wage rate। तो बच्चों ये हमने पढ़ रखा है क्वेश्चन एज इट इज, जल्दी से हो जाएगा हमारा। हम ना बच्चों ऐसे करने वाले हैं, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। पहले ना बच्चों हम मशीन के एनुअल खर्चे लिख देंगे, और फिर मशीन के आवर से कर देंगे डिवाइड। सारी मशीनों के आवर सेम है, क्योंकि उसने तो एक जनरल इंफॉर्मेशन दी है कि 12 छुट्टी होती हैं, संडे के अलावा 2 सैटरडे को है, तो वो किसी मशीन के साथ थोड़ा है, वो हर एक मशीन पे अप्लाई होती है। तो अभी जो हम खर्चे लिख रहे हैं ना, वो पर एनम के। तो हमने यहां लिख दिया बच्चों 3 मशीनें हैं ए बी सी। यहां हम लिख देंगे बेसिस कि किस बेसिस पर खर्चा इनमें बांट रहे हैं, जो कॉमन है। यहां हमने लिखा एक्सपेंसेस पर एनम, और बाद में ईयर के मशीन आवर से डिवाइड करके पर आवर में कंप्यूट कर लेंगे। जो खर्चा बांट कर दे रखा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वहां तो हो गया आसान। जहां बढ़ाने के लिए कहेगा वहां वर्किंग नोट कर लेंगे बच्चों। तो हमने पता क्या किया बच्चों, सबसे पहले ये 3 इन इंफॉर्मेशन को कर लिया, क्योंकि पता है उसके बाद तो खर्चे सीधे लिखेंगे। स्पेयर पार्ट जो इंक्रीज है वो उनके प्राइस में 15% है, और बी और सी के केस में कंजम्पशन 25%। पहले आप प्राइस बढ़ा लो ताकि करंट प्राइस पे कंप्यूट हो जाए, जो एट प्रेजेंट प्राइस हो चुका है नया, और उसके बाद उनकी कंजम्पशन बढ़ा देंगे। तो हमने लिखा बच्चों, हमने नोट बनाया स्पेयर पार्ट्स 3 हैं आपकी मशीनें, 3 कॉलम बना दिए हमने ए बी सी। आपको उन्होंने स्पेयर पार्ट्स की कितनी कॉस्ट पहले बता रखी है, जो उनका एस्टीमेट था, फिर उसमें दोनों चीजें बढ़ा देना। 1,40,000 40 20 हमने लिख दिया एस्टीमेटेड कॉस्ट 40 40 20। इसमें उन्होंने कितना इंक्रीज बोला है, इंक्रीज इन प्राइस। तो बच्चों प्राइस में इंक्रीज उन्होंने बोला है 15%। तो हम लिख देते हैं 6,000 6,000 3,000। बच्चों ये जो आ गया, अगर कंजम्पशन उतनी ही होगी तो ये कॉस्ट है स्पेयर पार्ट्स की। डिवाइड करके तो पहले ही दे रखा था ना उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि बी और सी की कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है। कितने परसेंट से बच्चों? 25% से। तो बढ़ा दो इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ बी एंड सी 25%। बच्चों हमने इसका 25% किया 1/4। ये आ रहा है हमारा 11,500, और ये आ रहा है 5,750। बस टोटल कर दो बच्चों, ये आपकी कंजम्पशन आ गई 46,000, 57,500, 28,750। हमने लिख दिया बच्चों स्पेयर पार्ट्स। हमने नोट बनाया है, हम नोट का रेफरेंस देंगे, जहां बेसिस की जरूरत होगी वहां बेसिस लिख देंगे। तो हमने यहां लिख दिया कि हमने क्या क्या किया है 46, 57,500,
28,750। अब बच्चों एक ही है साथ में और एडजस्टमेंट, बाकी तो सीधा खर्चे लिखते जाना है। 20% जनरल इंक्रीज इन वेज रेट। अब आप एक बार देखो, वेज रेट में ना 20% इंक्रीज हुआ है। यहां पर डायरेक्ट वेजेस तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट लेबर दे रखी है 2 लाख। तो ये 2 लाख से कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 20% बढ़ाकर सर 2,40,000, तो लिख देते हैं इनडायरेक्ट वेजेस। अब इसको ना हमें बांटना है बच्चों। 2 लाख पहले है, 20% बढ़ाया तो 2,40,000। इसको ना हमें बांटना है किस में? आप कहोगे जो सुटेबल बेस है सर। तो यहां अगर हम देखें ना बच्चों, तो ये लेबर आवर्स है, वेजेस तो इसी में बटेगी। 1,00,150 150, तो बच्चों रेट बेस बन रहा है 2:3:3, तो बांट दो। तो यहां आप लिख दोगे ABC, शेयर इन इनडायरेक्ट वेजेस। इनके शेयर लिखने हैं इनडायरेक्ट वेजेस में। हमारा यहां के अकॉर्डिंग बनता है 2:3:3। तो बच्चों हमने किया कंप्यूट। अगर 240 को 8 से करूं डिवाइड, 30,000 इंटू 2 60,000, 90,000, 90,000। साथ के साथ बच्चों हम लोग लिख देंगे ऊपर नोट सेकंड का रेफरेंस देकर इनडायरेक्ट वेजेस। बस और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई इंक्रीज नहीं है। अब तो सीधा लाइन वाइज हमें खर्चे लिखने हैं 60, 90, 90। अब इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसने हमें दिया है डेप्रीशिएशन बांटकर। जो बांटकर दे रखा है वहां एलोकेशन है। डेप्रीशिएशन 75,000, 75,000, 50,000। ये वैल्यू ऑफ मशीन पे ही लगता है। अगला खर्चा है बच्चों पावर। मेरे से कोई पूछे किस बेस पर बटेगा, मैं कहूंगा पावर, किलोवाट रेटिंग में। तो 3:2:3 में बांट दो बच्चों। कितने रुपीस है पावर? 4 लाख। बच्चों टोटल 8 है उसका, 3:2:3। तो 8 से इसको डिवाइड किया 50,000। हमने लिखा पावर किलोवाट आवर रेटिंग। 4 लाख रुपए को आपने बांटना है बच्चों किलोवाट रेटिंग। रेशो दे रखी है बच्चों हमें 3:2:3। तो हमने 8 से डिवाइड किया 50,000 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट है बच्चों हमारा एक्सपेंस कंज्यूमेबल स्टोर्स। ये बच्चों बांट कर ही दे रखा है 80, 30, 25, 25। एलोकेशन लिख देंगे कंज्यूमेबल स्टोर्स। जो बांट कर दे रखा हो ना, हम उसको एलोकेशन लिख देते हैं। तो ये बच्चों हमें दे रखा है 30, 25, 25। इससे नेक्स्ट इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। तो आप कहोगे वैल्यू ऑफ मशीनरी। बच्चों डेप्रीशिएशन भी किस पे लगा होगा? वैल्यू ऑफ मशीनरी। और कोई बेस आगे दे नहीं रखा, तो इसी की रेशो में बांट देंगे। ये रेशो बन रही है 3:3:2। तो बच्चों बांट देते हैं इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। हम लिखेंगे कि हमने डेप्रीशिएशन की रेशो में बांटा है। डेप्रीशिएशन उसी बेस पर लगता है जिस बेस पर इंश्योरेंस होता है मशीन का, मतलब वैल्यू के बेसिस पर। और हमें कुछ बता नहीं रखा। तो बच्चों 80,000 को 3:3:2 में बांटोगे तो 30, 30, 20। इससे नेक्स्ट इनडायरेक्ट लेबर हो गया हमारा बिल्डिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। फ्लोर एरिया में बच्चों फ्लोर एरिया हमें दे रखा है, ये रहा 40, 40, 20, 2:2:1। बिल्डिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस
फ्लोर स्पेस 2:2:1। तो बच्चों हमने इसमें बांटा 2 लाख को तो 80, 80 और 40। इसके बाद बच्चों हमें एनुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटले दे रखा है। मैंने बोला है बुक का क्वेश्चन है, हमने पढ़ रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइनेंशियल आइटम होती है, हम पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में इग्नोर करते हैं तो इग्नोर होगा हमारा। और ये जो तीनों खर्चे हैं ना, पहले बच्चों हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, क्योंकि बाकी सारे खर्चे एनुअल थे। रेंट एंड रेट किस में बटेगा? मैं कहूंगा फ्लोर स्पेस में 2:1 में, और 20,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 2,40,000 हमने लिखा। रेंट एंड रेट्स फ्लोर स्पेस हमने बच्चों 2:2:1 में बांटा। 2,40,000 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा ना, 48 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। इसके बाद बच्चों सैलरी ऑफ फोरमैन, सैलरी ऑफ अटेंडेंट, पहले तो आप इसको 12 से कर दो मल्टीप्लाई, और फिर इसको इक्वली बांटना है क्योंकि ये इक्वल टाइम स्पेंड करते हैं तीनों मशीनों पर। तो हमने किया, पहले एनुअली कन्वर्ट करना है बच्चों, सैलरी ऑफ फोरमैन, सैलरी ऑफ अटेंडेंट इक्वली। तो बच्चों सबसे पहले 42,000 इंटू 12, ये हमारा आ गया 5,04,000। मैंने 3 से किया डिवाइड, तो 1,68,000 ईच मशीन के ऊपर। सिमिलरली बच्चों 12,000 है सैलरी ऑफ अटेंडेंट मंथली, 12 से मल्टीप्लाई किया 1,44,000, और उसको 3 से किया तो 48,000 ईच मशीन पर। अब हमारा काम पता है क्या है बच्चों, इसका टोटल कर दो। ये आपकी टोटल एनुअल मशीन की कॉस्ट आ जाएगी जो आपको पड़ रही है। तो हम यहां लिखेंगे मशीन एक्सपेंसेस पर एनम। तो बच्चों पहले के आ रहे हैं हमारे, एक बार टोटल कर लेते हैं, 7,69,500, और लास्ट वन बच्चों ये आ रहा है हमारा 6,67,750, 6,67,750। अब बच्चों हमें ना मशीन के आवर्स कैलकुलेट करने हैं, उसी से डिवाइड करेंगे और मशीन आवर रेट आ जाएगा। सबके एक जैसे हैं, वो अलग अलग नहीं है, और उससे डिवाइड करते ही मशीन आवर रेट। तो एक बार नोट के थ्रू बच्चों कंप्यूट करते हैं। मशीन आवर्स हमारे कितने हैं? हम यहां लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर। कितने हैं बच्चों? 365। उसमें से एक बार आप छुट्टी घटा दो, आप कहोगे सर एक तो संडे 52 और 12 उसके अलावा बताइए 64, कितने दिन रह गए? 301 वर्किंग डेज। अब ये जो वर्किंग डेज हैं बच्चों, इनमें से सैटरडे कितने हैं? 50। अगर ये 2 छुट्टी सैटरडे को ना बताता ना तो मैं 52 मानता, 50। तो अदर वर्किंग डेज 251। अब आपका काम है बच्चों मशीन आवर्स कंप्यूट करने के लिए पहले टोटल वर्किंग आवर्स निकालो, टोटल वर्किंग आवर्स, क्योंकि फिर 90% पे काम हुआ है, फिर 2% ब्रेक डाउन है, तो जाकर आपके इफेक्टिव मशीन आवर्स आएंगे। तो 251 डेज 8 घंटे और 50 दिन 4 घंटे। बच्चों हमने किया, ये आ रहा है 2008 प्लस 200, 251 इंटू 8 प्लस में 200। बच्चों ये हमारा आ रहा है 2208। अब आपने पता है क्या करना है? 90% करना है इसका, तो मैं इसका 10% लेस कर देता हूं। हमने किया बच्चों अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी, अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी 10%।
बच्चों हम राउंडिंग ऑफ ना लास्ट में कर देंगे, अभी जो है ना जितना उतना ही लिख देंगे, तो हमने इसमें से लेस कर दिया। ये हमारा आ गया 1987.2 जी, इसमें से लेस किया 2%, जो ब्रेक डाउन रहता है। ये बच्चों 2% है 39.74, तो ये लेस किया 1947.46, और ये बढ़ाकर लिख देता है क्योंकि आवर्स हैं तो पॉइंट में भी हैं तो पूरे कर देंगे 1948। तो हम यहां लिखेंगे मशीन आवर्स। आप बच्चों तो मशीन आवर्स आ गए बच्चों 1947.46। आप इसको राउंड ऑफ करके बढ़ा भी सकते हैं और कम भी। तो अभी हम आपकी स्टडी के हिसाब से चल रहे हैं कि जो आरटीपी में उन्होंने कर रखा है 1948, लेकिन अगर आपने 47 भी लिख दिया तो बच्चों गलत नहीं है, 1948। बस अब हमारा काम है इसको डिवाइड करना इससे, ताकि हमारा मशीन आवर रेट आए। तो हमने किया 7,83,000 डिवाइड में 1948। बच्चों मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको, तो ये आ रहा है 401.95, 401.95। दूसरे में बच्चों 7,69,500 डिवाइड में 1948, ये आ रहा है हमारा 395.02, 6,67,750 डिवाइड में 1948, ये आ रहा है बच्चों 342.79। ये बच्चों ऐसे कंप्यूट करना है। अब बच्चों ये एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग का है और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हमें कॉस्ट ड्राइवर दे रखे, तो बस हमें रेट कैलकुलेट करके जॉब की कॉस्ट कैलकुलेट करनी होंगी। रेट कैलकुलेट करके ना, इसने हमें एक बैच बताया है, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो वो कर देंगे। तो पहले कॉस्ट ड्राइवर रेट, आपको जब कॉस्ट ड्राइवर दे रखे होते हैं ना बच्चों, फिर तो कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, केडी लिमिटेड इज फॉलोइंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, बस्टेड ओवरहेड, कॉस्ट ड्राइवर एंड वॉल्यूम आर एज फॉलोज। तो मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, इसका नंबर ऑफ ऑर्डर्स है बच्चों, वो आरटीपी में गलत लिखा हुआ है, 1200 डिवाइड करके पर ऑर्डर कैलकुलेट हो जाएगा। मटेरियल हैंडलिंग, नंबर ऑफ मूवमेंट पर मूवमेंट कंप्यूट हो जाएगा। सिमिलरली मेंटेनेंस, सेटअप, क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि जब बच्चों कॉस्ट ड्राइवर दे देता है और वॉल्यूम भी दे रखी है उनकी साथ में, तो आपका पर ऑर्डर, पर मूवमेंट, पर मेंटेनेंस आवर्स उसी टाइम कंप्यूट हो जाएगा। तो बच्चों पहले फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 हमने किया बच्चों, हमें रेट कैलकुलेट करने हैं सारे, तो हम 1 बाय 1 लिखते जाते हैं। आप बच्चों इसको ऐसे लिखते हो, ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट 4। पहली एक्टिविटी क्या है? मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, जो आप मंगवाते हो। कितने बस्टेड ओवरहेड है? 18,42,000। और अगर हम यहां ऑर्डर्स देख बच्चों, तो 1200 कर दो डिवाइड, तो ये कितने रुपीस पर ऑर्डर आ गया? हम कहेंगे 1535 पर ऑर्डर। सेकंड बच्चों, मटेरियल हैंडलिंग, 8,50,000 खर्चा है और 1240 मूवमेंट्स है, तो ये आपका आ गया 685.48 पर मूवमेंट। नेक्स्ट बच्चों खर्चा है हमारा मेंटेनेंस का 24,56,000 और मेंटेनेंस आवर्स कितने हैं? 17,550। कर दो डिवाइड। मेंटेनेंस 24,56,000 अपॉन में 17,550,
तो ये आ गया बच्चों 139.94 पर मेंटेनेंस आवर। इससे नेक्स्ट बच्चों सेटअप 9,12,000 है ये और 1450 सेटअप है। 1450 सेटअप, तो ये हमारा पर सेटअप आ रहा है बच्चों 628.97 पर सेटअप। और लास्ट वन इज क्वालिटी कंट्रोल, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पे है बच्चों, तो हम यहां लिखते हैं 4,42,000 अपॉन में 1820, तो ये हमने किया बच्चों 242.86 पर इंस्पेक्शन। अब ये सारे हमने रेट कैलकुलेट कर दिए एक्टिविटीज के। अब इसके बाद इसने क्वेश्चन में क्या कहा है वो समझना। द कंपनी हैज प्रोड्यूस ए बैच ऑफ 7600 यूनिट्स। इट्स मटेरियल कॉस्ट बच्चों दे रखी है, लेबर कॉस्ट दे रखी है, आगे कहता है यूसेज एक्टिविटी ऑफ द सेड बैच आर एज फॉलोस। तो जैसे मटेरियल ऑर्डर्स हैं तो हमारे पास पर ऑर्डर का एब्जॉर्प्शन रेट आया हुआ है, कैलकुलेट कर देते हैं। कैलकुलेट द टोटल एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ द बैच। जब बच्चों टोटल आ जाएगी 7600 यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट की भी कंप्यूट हो जाएगी। एक बार लिखते हैं, हमने बच्चों यहां बना दी बैच कॉस्ट शीट। कितनी यूनिट्स हैं हमारी? 7600 यूनिट्स। अब बच्चों वन बाय वन करके लिखते जाते हैं। मटेरियल हमें दे रखा है 24,62,000, वेजिस दे रखी है 4,68,500, तो बच्चों प्राइम कॉस्ट आ गई। अब इसके बाद टर्म आई ओवरहेड की, ये हम टोटल कर रहे हैं 24,62,000, 468,500, बच्चों 29,30,500। अब हमने ओवरहेड्स लिख दिए एक्टिविटी वाइज। तो सबसे पहले मटेरियल प्रोक्यूरमेंट। अब एक बार आपका काम है सिर्फ इस बैच के रिगार्डिंग देखो, तो आप कहोगे सर 56 ऑर्डर हैं इसके लिए और पर ऑर्डर हमारा आया कितना है, यही ऊपर ही निकाला है 1535 रुपीज 1535 पर ऑर्डर। बच्चों हमने मल्टीप्लाई किया 85960। सेकेंड वन मटेरियल हैंडलिंग। अगर मटेरियल हैंडलिंग में देखें तो यहां पर मटेरियल मूवमेंट है 84 और पर मूवमेंट कितना है हमारा, अभी करते हैं। पूरा डिटेल करना है बच्चों आपको। वहां मूवमेंट है हमारी 685.48 पर मूवमेंट, 685.48 पर मूवमेंट। हमने बच्चों मल्टीप्लाई किया, ये आ रहा है 57,580.32। आप चाहें तो सीधा भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, नहीं तो सबसे एंड में कर देंगे बच्चों राउंड ऑफ। इसे नेक्स्ट खर्चा देखो आप, मेंटेनेंस। आप ये देखो कि इस जॉब पर मेंटेनेंस के कितने आवर्स हैं। ये बच्चों 1420 आवर्स और पर आवर का रेट ये रहा बच्चों, ऊपर ही कंप्यूट किया है हमने 139.94। ये बच्चों हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा आ रहा है 1,98,714.80। इससे नेक्स्ट सेटअप 60 है, हमने लिख दिया। और इन्होंने आपको क्या बता रखा है बच्चों, पर सेटअप 628.97। हम कहेंगे मल्टीप्लाई 628.97 पर सेटअप। मल्टीप्लाई करके आ गया बच्चों हमारा 37,738.20। और इससे नेक्स्ट नंबर ऑफ इंस्पेक्शन है बच्चों 18,
तो हम यहां लिखेंगे क्वालिटी कंट्रोल 18 इंस्पेक्शन, और पर इंस्पेक्शन अभी हमने रेट कंप्यूट किया था, ये है बच्चों हमारा 242.86 इंस्पेक्शन। ये बच्चों है हमारा 4371.48। बस पूरे का टोटल कर लो, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट कंप्यूट कर लेंगे। तो हमने बच्चों इसका टोटल किया, ये आ रहा है हमारा 33,14,864.80। 7600 यूनिट्स हैं बच्चों, तो आप लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट। 7600 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। 436.17 कंप्लीटेड बच्चों ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कॉस्ट शीट का है। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। बच्चों यहाँ पर ना कुछ अजम्पशन लेकर क्वेश्चन कर रखा है, हमारी अजम्पशन उससे सेपरेट हो सकती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमने नोट में लिखना है। तो सबसे पहले परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल सप्लाई बच्चों हम इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए यूज करते हैं। इन्होंने यहाँ पर कंज्यूमेबल मटेरियल्स को डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखा है। मैंने बोला है किसी जगह पर अलग हो सकता है, हम नीचे अजम्पशन लिख देंगे। डायरेक्ट वेजेस ठीक है। कैरीज इनवर्ड बच्चों जब आप रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे ना उसमें यूज होगा, हमने पढ़ा भी यही है। वेजेस ऑफ फोरमैन एंड स्टोर कीपर बच्चों फैक्ट्री का खर्चा। अदर इनडायरेक्ट वेजेस टू फैक्ट्री स्टाफ, फैक्ट्री एक्सपेंस। अब इसके बाद बच्चों एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। मेरे से कोई पूछे किसका खर्चा, मैं कहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, लेकिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो जो हमारी नेटवर्क कॉस्ट आएगी ना उसमें ऐड हो जाएगा। इसके बाद सैलरी टू अकाउंटेंट बच्चों ऑफिस का खर्चा है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईपीएफ ईएसआई, अभी ना हमने बच्चों पीछे लेबर कॉस्ट का किया है, तो ये डायरेक्ट वेजेस में इंक्लूड हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल बच्चों हम इसको फैक्ट्री ओवरहेड भी मान सकते हैं, इन्होंने इसको डायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया है। मैंने बोला है आपको कि किसी जगह पर अजम्पशन हो सकती है अलग, आप इसको फैक्ट्री ओवरहेड की तरह करो, नोट लिख देना। अभी हम स्टडी की तरह कर रहे हैं इसलिए ऐसा करेंगे। इससे नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंस, तो आपका ऑफिस का खर्चा। सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ ऑफिस का, सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ सेलिंग का खर्चा। इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर बच्चों इससे नेक्स्ट ना रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो हमें पता है इनकम टैक्स कॉस्ट अकाउंट में नहीं आता। फीस टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफिस का खर्चा है बच्चों। फीस टू कोस्ट ऑडिटर ऑफिस का खर्चा। फीस टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफिस का खर्चा। और डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड ये भी बच्चों नहीं आएगा। कोई भी फाइनेंशियल आइटम हो वो यहाँ नहीं आती, कोई भी एबनॉर्मल आइटम हो, क्योंकि यहाँ सिर्फ वही लिखना है जो कॉस्ट का पार्ट बनता है। और वैल्यू ऑफ सेल मतलब सेल्स गिवन है, वो तो प्रॉफिट तभी निकलेगा जब सेल वैल्यू होगी। इन्होंने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं, हमें पता है कि कौन सा कब ऐड करना होता है। अब बच्चों ये कहता है फ्रॉम द अबू इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अभी मैं बिल्कुल इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग करवाऊंगा, लेकिन आपको बता दूंगा कि किस जगह पर हम इससे अलग अजम्पशन लेकर कर सकते हैं। सिर्फ दो ही पॉइंट है बच्चों छोटे छोटे, और कुछ भी नहीं है वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी सीखनी होती है। आप कह सकते हो कि नहीं सर ये तो गलत है कि इस अकॉर्डिंग नहीं फैक्ट्री ओवरहेड, तो बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड मानकर कर दो, आपके यूं मार्क्स थोड़ा कट जाएंगे। तो एक बार करते हैं क्वेश्चन 5। तो हमारे को कॉस्ट शीट बनानी है, हमने यहां लिख दी कॉस्ट शीट। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम, हमने जो ऑर्डर पर रखा है वही फॉलो करना है। तो हमने यहां लिखा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों ध्यान देना। सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का कितना है, उसमें परचेस और कैरीज इनवर्ड ऐड करेंगे।
और क्लोजिंग स्टॉक लेस, तो हमने यहां लिखा बच्चों ओपनिंग स्टॉक ये रहा 6,20,000, क्लोजिंग अभी लेस कर देंगे 460 है, और उसके बाद परचेसिस और कैरीज इनवर्ड, तो हमने यहां लिखा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 6,20,000। इसमें बच्चों हमने ऐड किया रॉ मटेरियल परचेस्ड जो हमने खरीदा है, और कैरीज इनवर्ड क्योंकि वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट ही बनता है, कैरीज इनवर्ड। ये बच्चों 84 लाख और 1,72,600 टोटल कर लिया हमने 91,92,600। अब बच्चों इसमें से लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है बच्चों हमारा 4,60,000, कर दो लेस। तो बच्चों मैंने इसको लेस किया, ये हमारा आ रहा है 87,32,600। इसके बाद आप लो डायरेक्ट वेजेस को। इसमें अगर मैं देखूं तो एक तो ये डायरेक्ट वेजेस दे रखी है और एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इसी का पार्ट बनना है, तो लिख ही देते हैं सीधा डायरेक्ट वेजेस एड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ये इसमें इंक्लूड रहता है और हमेशा ही, खाली इस क्वेश्चन में नहीं। हम जब डायरेक्ट वेजेस लिखते हैं तो मानकर चलो उसमें हमने इसको कंसीडर कर रखा है टुवार्ड्स पीएफ एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड ESI। तो बच्चों इसका अमाउंट है हमारा 60 लाख और 7,20,000, टोटल हो गया 67,20,000। इसके बाद बच्चों इसने एक तो कंज्यूमेबल सप्लाई को डायरेक्ट एक्सपेंस माना है, आपने नहीं मानना तो फैक्ट्री ओवरहेड में लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो हमने यहां लिख दिया कंज्यूमेबल सप्लाईज, ये बच्चों 480, कंज्यूमेबल मटेरियल्स 4,80,000। इसके अलावा बच्चों पावर का खर्चा कितना दे रखा है हमें, ये है बच्चों 28 लाख। इसका टोटल कर देते हैं, ये आ गई हमारी प्राइम कॉस्ट। इसके बाद अगर हम देखें बच्चों तो ये अब हमारे जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना, पहले हम उनको लिखना चाहेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड में ये हमारे आ जाएंगे वेजेस टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर और अदर इनडायरेक्ट वेजेस टू फैक्ट्री स्टाफ, क्योंकि हम तो पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि क्या क्या आना है। पहले हमेशा पूरा क्वेश्चन इसलिए रीड किया जाता है कि हमें क्वेश्चन में पहले से पता है। अब फैक्ट्री ओवरहेड में दो ही चीजें हैं, तो हमने यहां लिखा बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड्स वेजेस टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर, और दूसरे नंबर पे है बच्चों अदर इनडायरेक्ट वेजेस टू फैक्ट्री स्टाफ, अदर इनडायरेक्ट वेजेस टू फैक्ट्री स्टाफ। ये बच्चों हमारा अमाउंट है 8,40,000, 1,35,000, 9,75,000। इसको ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगी हमारी बच्चों ग्रोस वर्क कॉस्ट। इसी में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करते हैं और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस 1,97,600। बस बच्चों अब आप इसमें कर दो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करो और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस। तो ये लिखा बच्चों हमने ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 7,84,000 और क्लोजिंग 6,64,000 और 6,64,000। तो बच्चों लेस करके आ गया 1,98,27,600। डेट इज कॉल्ड नेट वर्क कॉस्ट।
अब इसमें ना हमें ऑफिस ओवरहेड ऐड करने होते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन। दो होते हैं हमारे जर्नल, अगर हमें आइडेंटिफाई करना पड़े तो हम यहां लिख देंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अगर खाली ऑफिस ओवरहेड लिखा हो तो हम उसको रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं मानते, लेकिन इसने तो हर एक खर्चे की डिटेल दी है बच्चों, तो हमने यहां लिखा। सबसे पहले आप देखो, ये जो है ना रिसर्च वर्क, ये आपके फैक्ट्री में ही होता है, रिलेटेड टू ऑफिस माना जाता है। एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब रिलेटेड टू प्रोडक्शन लिख दिया हमने। एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बच्चों ये हमेशा ही प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, हमेशा ही बच्चों ये प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है रिसर्च। 9,60,000। इसके बाद बच्चों ये जो प्रोडक्शन प्लानिंग का है ना खर्चा, ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। हाँ, उसके बाद ये तो सेलिंग का हो गया, और ये चारों ऑफिस के नॉर्मल हो गए। फीस पेड टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर, फीस टू सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, फीस टू कोस्ट ऑडिटर, फीस टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये चारों हो गए बच्चों नॉर्मल जर्नल खर्चे। तो हमने पहले लिख दिया प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस। जो भी आपको खर्चा रिलेटेड टू प्रोडक्शन मिलेगा वो फिनिश्ड गुड्स के वैल्यूएशन से पहले ऐड होगा। 12,60,000। बच्चों मैंने दोनों को ऐड किया 22,20,000, ये इसमें ऐड कर दिया। ये आ गया बच्चों हमारा 2,20,47,600। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। हमने लिख दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितनी है बच्चों हमारी 14,40,000, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस कर देते हैं 9,80,000। तो बच्चों हमने किया, ये आ रहा है 2,34,87,600, और इसमें से लेस किया तो ये आ रहा है 2,25,07,600। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें ना हम लोग ऐड कर देंगे क्या, ऑफिस के खर्चे इन जर्नल वाले। अभी मैंने आपको 4 बताए हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूं। ऐसे लिख देंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, साथ में आप लिख दो जर्नल। तो हमने यहां लिखा बच्चों सैलरी टू अकाउंटेंट, फीस टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर, फीस टू कोस्ट ऑडिटर, और फीस टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। बच्चों हमने अमाउंट लिखे 720, 180, 80,000, 9,40,000, पूरे का टोटल 19,20,000। बच्चों इसको ऐड कर दो, एक बार आपका सेलिंग से पहले का आ जाएगा। तो हमने इसको टोटल कर दिया 2,25,07,600 प्लस 19,20,000, 22,44,27,600। अब बच्चों इसमें ऐड होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। उसमें एक ही खर्चा हमें दे रखा है,
ये है बच्चों सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ, अमाउंट है 14,30,000। सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ 14,30,000। बच्चों ऐड कर दो, ये हमारा टोटल हो गया 2,58,57,600। दैट इज टोटल कॉस्ट। अब बच्चों आपने सेल्स वैल्यू लिखनी है और उसके बाद प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। सेल्स हमें दे रखी है 2,82,00,000। एक बार लिख देता हूं बोलकर। ये बच्चों सेल्स हमें दे रखी है, ये रही 2,82,60,000। 2,82,60,000। प्रॉफिट बच्चों बैलेंसिंग फिगर हो गया कॉस्ट शीट का क्वेश्चन 24,02,400। ऐसे करते हैं बच्चों इसको। अब बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट का है। बिल्कुल आसान होता है बच्चों हमारा रिकंसिलेशन अकाउंट। एक बार पढ़ते हैं। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिस्क्लोज्ड ए नेट लॉस। अगर बच्चों नेट लॉस हो ना एज पर कॉस्ट अकाउंट, तो मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग उसके डेबिट में लिख देंगे टू लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट। अब जो ऐड वाली आइटम होती है वो क्रेडिट में ही लिखते हैं और जो लेस वाली आइटम होती है वो डेबिट में। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 the financial accounts however disclose a net loss of 10,20,000 for the same period। तो नेट लॉस इनके अकॉर्डिंग कितना है 694 और फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग कितना है 1020। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज रिवील्ड एज ए रिजल्ट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ द फिगर्स ऑफ बोथ द सेट्स ऑफ अकाउंट। तो अब आपको बता रहा है फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्सॉर्ब। तो बच्चों करते हैं, हमें नॉर्मल क्वेश्चन की तरह करना है, अपने आप नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। हमने यहां लिखा बच्चों, मैंने कहा है आपको रफ वर्क करना होता है जब भी हमने ये पढ़े हैं क्वेश्चन। मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट। हम लोगों का बच्चों इसको करने का तरीका होता है, सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स लिखते हैं क्रेडिट में। ऐड वाली आइटम सारी क्रेडिट में और लेस वाली आइटम सारी डेबिट में, कि हम कॉस्ट से फाइनेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट आ जाता है। लेकिन यहां पर बच्चों लॉस है तो हमारे को लॉस सबसे पहले शुरुआत करनी है यहां से। हमने लिखा टू नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट। क्योंकि यहाँ डेबिट क्रेडिट होते हैं तो इसलिए रिवर्सल की नीड ही नहीं होती। ऐड वाला वही क्रेडिट में रहेगा, लेस वाला डेबिट में। रिजल्ट जो भी आएगा नेट प्रॉफिट या लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। तो हमने एक बार लिखा। बच्चों अगर आप श्योर भी हो ना कि आप सीधा कर सकते हो, फिर भी आप वर्किंग नोट करो, उसमें ना आपकी क्लैरिटी मतलब एक्यूरेसी 100% रहेगी, कोई गलती लगेगी ही नहीं। कॉस्ट अकाउंट्स से आप कहां जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स पे, तो मैं कहूंगा फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट दे रखा है इन्होंने बोला फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब। बच्चों ये अंडर और ओवर एब्जॉर्ब कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। मेरे से कोई पूछे फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब, मैं कहूंगा इसका मतलब खर्चा कॉस्ट अकाउंट में 80,000 कम लिख रखा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब। कॉस्ट अकाउंट में बच्चों अगर एक खर्चा कम लिख रखा है तो मतलब वो खर्चा प्रॉफिट निकालती बार फाइनेंशियल अकाउंट में से ज्यादा लेस हुआ है, तभी तो कॉस्ट में कम लिखा हुआ है। तो अगर कॉस्ट को फाइनेंशियल के लेवल करना है तो आप कहोगे सर फिर तो लेस करना पड़ेगा। लेस करना पड़ेगा तो आप मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन के कहां लिखेंगे डेबिट में, टू फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब। ये बच्चों हमारा अमाउंट है 80,000। इससे नेक्स्ट
इन्होंने बोला है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर एब्सोर्ड। बच्चों आप समझो, अगर कोई खर्चा आपने कॉस्ट अकाउंट में ज्यादा लिख दिया तो आपका कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट उस अमाउंट से लेस हो गया। ये आपने ज्यादा लिख रखा है कॉस्ट अकाउंट में, तो मेरे से कोई पूछे, अब मैं कहूंगा कॉस्ट में चेंज कर सकते हैं, खर्चा ज्यादा लिखा हुआ है तो कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा घट गया होगा तो वापस ऐड करो। तो बच्चों ऐड करना है तो क्रेडिट में लिखेंगे, बाय एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ओवर एब्सोर्ड। बच्चों 1,20,000। इससे नेक्स्ट है बच्चों डेप्रीशिएशन। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रखा, आप सिर्फ ये बताओ कि कॉस्ट अकाउंट में डेप्रीशिएशन कम लिखा गया है या ज्यादा। तो मैं कहूंगा देखो, फाइनेंशियल में 650, कॉस्ट में 550, खर्चा कॉस्ट में कम लिखा हुआ है तो नोट में लिखते हैं बच्चों डेप्रीशिएशन अंडर चार्ज्ड इन कॉस्ट। आप ये भी कह सकते हो ओवर चार्ज इन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में कितने रुपीस ज्यादा लिखे हुए हैं, 1,00,000 रुपए। मेरे से कोई पूछे, अब मैं कहूंगा कॉस्ट अकाउंट को भी घटाओ फिर 1,00,000 से, तो बच्चों घटा देते हैं टू डेप्रीशिएशन अंडर चार्ज्ड इन कॉस्ट। अब बच्चों नेक्स्ट लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम होती है, इन्होंने 1,92,000 को लिख नहीं रखा। रफ में आपको पूरी पूरी लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप सिंपली लिख सकते हो इनकम सिर्फ कहाँ ऐड है, फाइनेंशियल अकाउंट में 192, कॉस्ट अकाउंट को उसके लेवल करना है, मैं कहूंगा इसमें भी ऐड करो। तो बच्चों ऐड कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली बच्चों इनकम टैक्स प्रोवाइडेड है, मेरे से कोई पूछे, ये मैं कहूंगा फाइनेंशियल अकाउंट में लेस कर रखा है, कॉस्ट अकाउंट में कुछ भी नहीं हुआ तो कॉस्ट को उसके लेवल करना है तो लेस करो। तो लेस करने का मतलब बच्चों डेबिट टू इनकम टैक्स प्रोवाइडेड 1,08,000। सेम बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन, तो सीधा ही लिख देता हूं, वैसे आप अगर रफ वर्क में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है। इंटरेस्ट ऑन लोन फंड्स कितने रुपीस हैं, 490। और बच्चों ये जो ट्रांसफर फीस है, जो आप शेयर्स ट्रांसफर करते हैं ना, तो उस केस में कंपनी चार्ज करती है। क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक्स तो उनकी इनकम है, स्टोर एडजस्टमेंट उनकी इनकम है, डिविडेंड रिसीव्ड उनकी इनकम है, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिखा हुआ है। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, कॉस्ट को उसके लेवल करना है तो इसमें भी ऐड करो। तो किया बच्चों बाय ट्रांसफर फीस बाय स्टोर्स एडजस्टमेंट बाय डिविडेंड रिसीव्ड। ये बच्चों 48,000, 28,000, 64,000। बस अब हमारा काम पता है क्या है बच्चों, टोटल करके बैलेंस करना। तो अभी तक जब प्रॉफिट यहां लिखते हैं ना तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है तो नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट आ जाता है, लेकिन इस बार लॉस से शुरुआत हुई और डेबिट का ही टोटल ज्यादा है तो ये हमारा आएगा बाय नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो बच्चों एक बार टोटल कर लेते हैं, बस डेबिट का टोटल कर रहा हूं पहले, 6,94,000 प्लस 80,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,08,000 प्लस 4,90,000, 14,72,000। बच्चों इसमें से ये घटा देंगे 120, 1,92,000, 48,000, 28,000, 64,000। तो बच्चों 10,20,000 ये आ गया हमारा। एक बार देखो बच्चों 7th क्वेश्चन,
ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स मदरबोर्ड्स यूज्ड इन स्मार्टफोन्स। तो हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं मदरबोर्ड्स। स्मार्टफोन रिक्वायर्स वन मदरबोर्ड as per study conducted by Indian Cellular Association. There will be a demand of 180 million smartphones in the coming year. But जो 1 मिलियन में 10 लाख, तो 180 मिलियन सभी फिगर लिख देंगे। A Limited is expected to have a market share 5.5% of the total market demand of the motherboard. तो इनकी A पता लग गई, आप कहेंगे कितनी, मैं कहूंगा 5.5% ऑफ 180 मिलियन। आप पहले इसको सोल्व कर लो और उसके बाद उसके पीछे 6 जीरो लग जाएंगी मिलियन के लिए, क्योंकि 1 मिलियन का मतलब बच्चों 10 लाख। अब इसके बाद उसने कहा इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट 6.25 एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बोर्ड पर मंथ एंड सेटअप कॉस्ट पर रन ऑफ बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग 33,500। बच्चों ये एस है, लेकिन इसको सी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो बच्चों ये 75 रुपीज हो रही है। अब इसने पहला क्वेश्चन पूछा है ऑप्टिमम रन साइज। बच्चों हमारे फॉर्मूला अप्लाई होना है ऑप्टिमम रन साइज का, जिसको हम EBQ कहते हैं, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। क्या फॉर्मूला होता है, आप कहेंगे 2AS अपॉन में C पूरे का रूट। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों EBQ का, आप कहेंगे 2AS अपॉन में C पूरे का रूट। अब कहते हैं assuming that company has a policy of manufacturing 80,000 boards per run। अब हम यहां पर निकालेंगे कि एक रन में कितने बनने चाहिए, लेकिन वो एट प्रेजेंट 80,000 बना रहे हैं। कैलकुलेट हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी वुड बी इनकरिंग एज कंपेयर टू द ऑप्टिमम रन सजेस्टेड इन फर्स्ट अबू। तो बच्चों अभी कर देते हैं इसको। क्वेश्चन 7 फर्स्ट पार्ट बच्चों, हम यहां लिखेंगे हियर ए कितना है बच्चों 5.5% ऑफ 180 मिलियन। तो बच्चों 180 का 5.5% होता है 9.9 और इनटू 10 लाख करोगे तो 99 लाख। इतने मदरबोर्ड्स की इनकी डिमांड रहने वाली है, साल की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद बच्चों एस आप कहोगे 33,500 पर सेटअप की कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट बच्चों 6 रुपए 25 पैसे पर मंथ की है, हमें एनम की चाहिए, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 75। बस बच्चों पुट कर देते हैं EBQ 2AS अपॉन C पूरे का रूट। हमने किया बच्चों 2 इंटू 99 लाख इंटू 33,500 अपॉन में 75 और पूरे का रूट। बच्चों मैंने इसको सोल्व किया, ये आ रहा है 94,042.5 43 यूनिट्स कर देंगे। ये इनकी क्या आ गई बच्चों EBQ। अब ये लोग एट प्रेजेंट कितनी बना रहे हैं 80,000। तो हम एक बार कंप्यूट कर लेते हैं कि इनको कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है। बच्चों इसका इफेक्ट आपकी सेटअप और कैरिंग कॉस्ट के टोटल पे पड़ता है, तो हम उसको कंप्यूट कर लेते हैं। ऐसे करते हैं हम लोग, मटेरियल कॉस्ट पे भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं। एट EBQ मतलब एट 94,043 यूनिट्स पर रन, एक बार में आप इतनी अगर बना रहे हैं। और दूसरा एट प्रेजेंट, ये सेकंड पार्ट है बच्चों हमारा, एट 80,000 यूनिट्स पर रन। हमने यहां लिखा बच्चों एनुअल सेटअप कॉस्ट। अगर 99 लाख आपको टोटल बनाने हैं, एक बार में आप 94,043 बनाएंगे तो नंबर ऑफ सेटअप्स आ जाएंगे। और एक सेटअप की बच्चों कॉस्ट कितनी है हमारी, हम कहेंगे 33,500। तो बच्चों हमने डिवाइड किया 99 लाख डिवाइड में 94,043। बच्चों हम राउंड ऑफ करके 106 के हिसाब से कर रहे हैं।
106 क्योंकि सेटअप तो पूरा होगा इंटू 33,500, तो ये आ रहा है हमारा 35,51,000। सिमिलरली बच्चों दूसरे केस में 99 लाख अपॉन में 80,000 इंटू 33,500, तो हमने 99 लाख को डिवाइड किया 80,000 से। बच्चों 123.75, तो 124 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आ रहा है हमारा 41,54,000। अब लिख देते हैं एनुअल कैरिंग कॉस्ट। बच्चों एक बार में जितनी आप बनाएंगे एवरेज उससे आधी रहेंगी, ये हमारी अजम्पशन होती है 94,043, क्योंकि एक जैसी कंजम्पशन चलती है ना, और एक को कैरी करने की कॉस्ट 75। सिमिलरली 80,000 डिवाइड में 2 इंटू 75, 94,043 डिवाइड में 2 इंटू 75। बच्चों 35,26,613 हमने राउंड ऑफ करके लिखा है, और दूसरे केस में 80,000 डिवाइड में 2 इंटू 75, 30 लाख। बच्चों टोटल कर देते हैं, ये है बच्चों 70,77,613, और यहाँ पर 71,54,000। तो आप एक्स्ट्रा कॉस्ट टू कंपनी लिख दो, कितनी पड़ रही है, तो इसका डिफरेंस कर रहे हैं 71,54,000 माइनस 70,77,613, तो बच्चों 76,387 हो गया। तो अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8th। एपी लिमिटेड रिसीव्ड ए जॉब ऑर्डर फॉर सप्लाई एंड फिटिंग ऑफ प्लम्बिंग मटेरियल, फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिलेटेड विद द जॉब वर्क। इन्होंने जहां बच्चों डायरेक्ट मटेरियल दिया है ना, इसी में क्वेश्चन को बड़ा किया है। एपी लिमिटेड यूजेस ए वेटेड एवरेज मेथड फॉर प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू। इसने हमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दे दिया 12 अगस्त, फिर परचेसेस कौन कौन सी डेट को हुई है, क्योंकि वेटेड एवरेज मेथड है तो हमारे लिए ये सारी डेट रेलेवेंट है। इसके बाद इसने हमें बताया कि मटेरियल उस जॉब के लिए 12 अगस्त को कौन सा इशूड हुआ। मटेरियल में ही बच्चों 5 टाइप हैं, 15 mm GI पाइप, 20 mm GI पाइप, अदर फिटिंग मटेरियल, स्टेनलेस स्टील, और इसके अलावा वाल्व। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कितने आसान तरीके से हम कर लेंगे। क्वेश्चन बड़ा है, टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन बच्चों आसान लगेगा। तो ये 4 बार में मटेरियल इशूड हुआ है उस जॉब के लिए। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, प्लम्बर 180 आवर्स 100 पर आवर, इसमें ना 12 घंटे ओवर टाइम के, पर नीचे कहता है ओवर टाइम आर पेड 1.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल वेज रेट। आपके पास दो ऑप्शन है बच्चों, आप 180 में से 12 लेस करके उसकी तो 100 रुपीज कर देना, और 12 आवर्स की 150, क्योंकि वहां 1.5 टाइम्स दिया जाएगा 1.5 टाइम्स, तो 100 है तो 150 हो जाएगा। इसी तरह हेल्पर 192 आवर्स 70 रुपीज पर आवर, और 24 घंटे बीच में ओवर टाइम है। ओवरहेड वैसे कैसे चार्ज करने हैं, ₹26 पर आवर, पर लेबर आवर के हिसाब से। प्राइसिंग पॉलिसी, इट इज द कंपनी पॉलिसी टू प्राइस ऑल ऑर्डर बेस्ड ऑन अचीविंग ए प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑन सेल प्राइस। अगर आपको प्रॉफिट सेल का 1/4 चाहिए बच्चों, तो मेरे से कोई पूछे कॉस्ट का कितना होगा, मैं कहूंगा 1/3। तो आपको दो काम करने हैं, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब और प्राइस कितना चार्ज करना है। एक बार बच्चों टोटल कॉस्ट आ गई, उसकी हेल्प से प्राइस तो उसी टाइम चार्ज हो जाएगा। एक बार करते हैं बच्चों। सबसे पहले यहां पर ना मटेरियल इशूड लिटिल बिट टफ है, तो उसी को हम समझ कर चलेंगे कि हमने करना कैसे है। हम ना यहां पर एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम अपना मटेरियल इशूड कैलकुलेट कर लेंगे। ये बच्चों ये टेबल हमें हेल्प करेगी डायरेक्ट मटेरियल चार्ज करने के लिए जॉब पर। तो 5 तरह के मटेरियल हैं, तो हमने उनके लिए 5 कॉलम बना दिए, उनको नाम दे दिया 15 mm, ये पाइप है 20 mm, शायद शॉर्ट में ही लिखना है। इसके अलावा अदर फिटिंग मटेरियल, स्टेनलेस स्टील और वॉल। अब बच्चों आपने कैसे करना है समझो।
मैं उस इंफॉर्मेशन को बड़ा सिंपल करना चाहता हूं कि डेट वाइज हमारा कंसंट्रेशन हो कि कैसे है। ओपनिंग स्टॉक 12 अगस्त को किसका कितना है वो ध्यान देना आप। पहले की है 12 यूनिट्स एट ₹600। दूसरे की अगर हम बात करें तो 10 यूनिट, सबके दे रखे हैं हमारे पास बच्चों स्टॉक। टेन यूनिट्स 660 ईच। इसी तरह से बच्चों 60 यूनिट्स एट ₹26। 6 यूनिट्स एट ₹204 और 8 यूनिट्स एट ₹404। ये बच्चों पहले 12 अगस्त आ गया जो ओपनिंग स्टॉक है। अब हमें पता है क्या कंसीडर करना है, कौन सी डेट पहले आती है। परचेसेस दे रखा है इशूड, तो इशूड की 12 अगस्त पहले आ गई, तो अब हम डेट वाइज चलते रहेंगे। तो हमने यहां लिखा 12 अगस्त इशू। आपको सिर्फ लिखना है बच्चों, बाद में हम जब जॉब कोस्ट शीट लिख रहे होंगे ना तब वहां काम आएगा। आप अगर देखें तो इशूड क्या की है, हम कहेंगे 12 अगस्त को 20 mm वाली 2 यूनिट्स। ये बच्चों 2 यूनिट्स आपसे कोई पूछे किस रेट पर इशूड होंगी, आप कहोगे जब एक ही तरह की अभी हैं तो उसी रेट पर इशूड होंगी 660। यहां लिखने की जरूरत नहीं है, वो डेट वाइज हम वहां कर लेंगे। इसी तरह से बच्चों अदर फिटिंग मटेरियल की 18 यूनिट इशू किए। आप इवन माइनस का साइन भी यूज कर सकते हो ताकि हमें ध्यान रहेगा। 18 यूनिट्स ये हो गई बच्चों 12 अगस्त। अब 12 अगस्त के बाद है 16 अगस्त, परचेज की है हमने, तो हमने लिख दी 16 अगस्त परचेज्ड। अब इसमें कौन कौन सी परचेज की हैं, एक तो 20 mm वाली 30 यूनिट्स 610 के हिसाब से, तो लिख दी एट ₹610। और वॉल परचेज की हैं 10 यूनिट्स एट ₹402। अब बच्चों हम इससे आगे बढ़े, 17 अगस्त इशूड की है। कौन सी इशूड की हैं बच्चों, 15 mm 8 यूनिट्स। मैंने कहा है आपको सिर्फ माइनस का साइन लगाना है, बीच में जॉब कोस्टिंग का। अदर फिटिंग मटेरियल हमने इशूड किया है 30 यूनिट्स। इसके बाद बच्चों 17 के बाद आया 18 अगस्त, हमने परचेज की है। हमने बच्चों अदर फिटिंग मटेरियल परचेज किया है 150 यूनिट्स एट ₹28। हमने स्टेनलेस स्टील परचेज किया है 15 यूनिट्स एट ₹209 ईच। इस 18 के बाद बच्चों 27 फिर परचेज। अब परचेज किया है हमने सबसे पहले 15 mm 35 यूनिट्स एट ₹628। उसके बाद बच्चों 20 mm 20 यूनिट्स परचेज की हैं एट ₹660। और तीसरे नंबर पे वॉल परचेज किए हैं बच्चों 14 यूनिट्स एट ₹424। अब बच्चों इसके बाद इशूड बता रखी है 28 अगस्त को। हमने 20 mm वाली 2 यूनिट, 15 mm वाली 10 यूनिट्स, अदर फिटिंग मटेरियल 34 यूनिट्स और वॉल 6 यूनिट्स। इसके बाद बच्चों 30 अगस्त अगेन इशूड अदर फिटिंग मटेरियल 60 यूनिट्स और स्टेनलेस स्टील 15 यूनिट्स। ये बच्चों इशूड हुई है। अब एक बार जो कोस्ट शीट पे आ जाते हैं, आप देखना कितनी आसानी से हम लोग मटेरियल इन पांचों की कॉस्ट लिख पाएंगे।
एक एक मटेरियल को सोचकर चलेंगे। हम इकट्ठा अब कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वर्क हो गया है। मैंने बोला है कि आपने वहां पर भी सेम वे में करके आना है, तो हमने यहां लिखा जॉब कोस्ट शीट। तो आपके 5 तरह के मटेरियल लगते हैं, आप लिख दो डायरेक्ट मटेरियल्स। फर्स्ट वन मैं कहूंगा 15 mm पाइप। ये बच्चों अगर हम देखें पाइप को कैसे इशूड किया है तो यहां लिखते हैं, क्योंकि यहीं पर हमने लिख रखा है ना वेटेड एवरेज मेथड। जब आपने 8 यूनिट इशू की तो आपके पास सिर्फ कौन सा था? आप कहोगे सर 600 रुपए वाला, और तो कोई परचेस ही नहीं किया था। तो बच्चों पहले 8 यूनिट 600 के हिसाब से लिखो आप, प्लस ये तो हो गई आपकी एक। उसके बाद आपने कितनी इशूड की हैं? 10। लेकिन अब पता है बच्चों, अगर 12 में से 8 इशू कर दी थी तो कितनी रह गई थी? मैं कहूंगा 4 यूनिट 600 के हिसाब से। समझे बच्चों? आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पर ये 7200 की है, ये आपने 800 गुना 600 4800 की इशू कर दी, रह गई 2400 रुपए कॉस्ट, और 35 गुना में 628, आप इसकी मल्टीप्लाई करो 35 इंटू 628, आपको जैसे आसान लगे। अब मेरे से कोई पूछे, अब मैं कहूंगा देखो 7200 में से 48 हो गए, 2400 वो रहते हैं, प्लस 21920, 2400 प्लस 21980, ठीक है, 2400 प्लस 21980, कितनी यूनिट्स की कॉस्ट है? आप कहोगे 12 में से 8 गए 4, 4 प्लस 35 39 यूनिट्स की। वेटेड एवरेज में ऐसे ही तो वेटेड का रेट कैलकुलेट होता है। और कितनी यूनिट आपने इशू कर दी है बच्चों? 10, तो 10 से कर दो मल्टीप्लाई, ये आपके पास इसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो बच्चों हमने इसको सोल्व किया। हम बच्चों पैसों में लिखे रहने दे रहे हैं, ये हमारा आ रहा है 11,051.28, ये पहला आ गया हमारा। आप अगेन देखो बच्चों, 800 यूनिट जब इशू की तो आपके पास सिर्फ 600 वाली थी वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग, और जब आप 10 यूनिट इशू कर रहे हो तो 35 वाली और आ गई थी। और वेटेड एवरेज का हमारा होता है फॉर्मूला टोटल ऑफ अमाउंट अपॉन में टोटल ऑफ क्वांटिटी। अब एक बार 20 mm पाइप को लेते हैं। मेरे से कोई पूछे इसका, तो देखो बच्चों, जब हमने 2 यूनिट इशू की थी तो वो तो 660 में ही होनी थी, यहां मल्टीप्लाई कर दो 6600, और अगर आप 2 से करेंगे तो 1320, यहां आप लिख लो 2 इंटू 660। अब यहां आ जाओ बच्चों, इस पे आपकी मर्जी है चाहे यूनिट के हिसाब से चलना। 30 यूनिट और परचेज कर ली, और फिर 20 यूनिट और परचेज कर ली, तो अब आपके पास 3 तरह का हो गया। तो आप एक बार टोटल अमाउंट ही करो, 30 इंटू 610, मैं कहूंगा 18,300, और 20 इंटू 660 13,200। अब बच्चों आपका काम पता है क्या रह गया है? सिर्फ एक बार आपका काम है टोटल करना। आप कहोगे 6600, उसमें से ये 1320 घटा देंगे, 18,300 13,200, इसको टोटल यूनिट से डिवाइड करेंगे बच्चों। अभी देखो आप 6600 प्लस 18,300 प्लस 13,200, माइनस कर रहा हूं बच्चों 1320, ये मेरा आ रहा है 36,780। मैं आपसे पूछूं ये कितनी यूनिट्स की कॉस्ट है, तो आप कहोगे सर ये रही 10 प्लस 30 40 और 20 60, 60 में से 2 गई 58 यूनिट्स की। तो बच्चों हम 58 से कर देंगे डिवाइड, और आपने कितनी यूनिट इशू की है इसके लिए बच्चों? अगेन 2, एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36780 डिवाइड में 58 इंटू 2 प्लस में 1320, बच्चों ये आ रहा है 2588.28। अब आ जाओ तीसरे वाले मटेरियल पे।
अदर फिटिंग मटेरियल, सिर्फ एक बार मटेरियल सोल्व तो बच्चों क्वेश्चन में कुछ है कहा, हम कहेंगे अदर फिटिंग मटेरियल। जब 18 और 30 इशू किया तो 26 रुपए वाला ही था, तो इकट्ठा लिख दो 48 इंटू 26। समझ गए बच्चों? अब आगे आ गए, आप इनके हिसाब से भी कर सकते हो जैसे इन्होंने किया। 60 में से अगर आप मेरे को कहेंगे कि सर 48 गए तो 12 रह गई 26 रुपए वाली, मैंने कहा ठीक है। आपने कहा 150 और परचेज कर ली 28 रुपए वाली, तो बस बच्चों ऐसे कर लो, 12 इंटू 26, 150 इंटू 28, टोटल 162 यूनिट, और इशू कर रहे हैं 60। मैं आपको हर तरह से कराना चाहता हूं ना कि आपको आ जाए बच्चों करना। 12 इंटू 26, ये आपका आ गया 312, डिवाइड में 162 इंटू 60, 1671 रुपए 11 पैसे, और प्लस में 48 इंटू 26, तो ये बच्चों हमारा टोटल आ रहा है। आप बच्चों यहां सीधा 94 कर लो, ये दोनों एक ही रेट पर होंगी, क्योंकि आप नॉर्मली देखो ना इसके बाद थोड़ा कोई यूनिट आई है। 94 बच्चों ये हमारा टोटल करके आ रहा है 3866.07। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट है, उनमें तो कुछ है ही नहीं ना प्रॉब्लम, वो दोनों यूनिट आई उसके बाद इशू हुआ, तो आप कहोगे 6 गुना 204 और 15 गुना 209। हमने किया बच्चों 6 इंटू 204 1224, और 15 इंटू 209 3135। इन दोनों का टोटल करो बच्चों, और टोटल क्वांटिटी से डिवाइड 1224, ये हम लिखेंगे स्टेनलेस स्टील 1224 प्लस 3135 डिवाइड में टोटल यूनिट्स 15 और 6 21 बच्चों, और आपने यूज कितने किए हैं इशूड, तो हम कहेंगे 15। तो अभी लिख देते हैं बच्चों, यह आ रहा है हमारा 3113.57। अब इसके बाद बच्चों लास्ट वॉल लिख दी हमने। यहां अगर हम देखें तो हमारे पास पहले हैं 8 यूनिट्स 404 रुपए के हिसाब से, ये हो गई बच्चों 3232 3232 4020, और 14 इंटू 424 5936। बच्चों तीनों का टोटल कर लो, प्लस 4020 प्लस 3232, ये पूरा टोटल आ रहा है 13,188। ये कितनी यूनिट्स की कॉस्ट है बच्चों, मेरे से कोई पूछे, मैं कहूंगा तीनों को ऐड करो, 8 10 18 और 14 32, तो 6 यूनिट्स की कितनी होगी बच्चों। तो हमने किया, ये आ गया हमारा बच्चों 2472.75। बस टोटल कर दो, ये आपकी मटेरियल कॉस्ट आ गई बच्चों, ये आ रही है हमारी 23,091.95। इसमें ऐड कर देते हैं डायरेक्ट वेजिस, प्लम्बर। बच्चों आप ऐसे ही कर लेना, अगर मैं प्लम्बर के केस में देखूं ना तो उसने हमें कैसे दे रखा है, 180 में से 12 घंटे घटा दो आप लिखेंगे 168 आवर्स इंटू 100 और 12 आवर्स इंटू 150, क्योंकि वो ओवर टाइम के हैं। सिमिलरली हेल्पर, इसकी अगर मैं देखूं बच्चों तो टोटल आवर्स हैं 192, उसमें से 24 लेस कर दो, 168 इंटू 70,
और 24 इंटू 105, बच्चों 105 इसलिए 70 का 1.5 टाइम्स हमने किया 16,800 और 1,800, ये बच्चों 18,600 और यहां 168 इंटू 70, ये बच्चों 14,280, पूरा टोटल करो 32880। बच्चों हमने ओवरहेड्स और लिखने हैं, तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, एक पार्ट हो जाएगा उसमें, फिर प्रॉफिट सेल का 1/3 बोला है, कॉस्ट सेल का 1/4 बोला है, कॉस्ट का 1/3 कर देंगे। तो बच्चों ओवरहेड इन दोनों आवर्स का टोटल कर लो, मैं कहूंगा 180 और 192, टोटल हो गए 372 आवर्स, और पर आवर का रेट ओवरहेड के लिए 26, आप करो 372 इंटू 26, 9672, ये बच्चों हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। ये है 65643.95। अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट इसके बाद शुरू होगा। प्रॉफिट आपको कितना चाहिए, मैं कहूंगा 1/4 ऑफ सेल्स, तो आप कहोगे फिर 1/3 ऑफ कॉस्ट, तो बच्चों इसका 1/3 कर रहा हूं 21881.32, तो सेल्स आ गई बच्चों 87525.27 हो गया बच्चों, ऐसे करना है।